चिश्ती साहब क्वेश्चन था वो अभी अहमद ने जो बात की है उससे रिलेटेड ही था। लेकिन अब मैं ज़रा जोड़ देता हूँ मलिक साहब की बात को भी और जो अभी अरबी साहब ने बात की है, आपने सुना होगा कि ईरान की जानिब से जो कहा जा रहा है कि यूरेनियम इनरिचमेंट जो है वो नहीं रोकी जाएगी। एक तो इस डेवलपमेंट को, इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? क्या ये डूएबल है, क्या ये एक्सेप्टेबल है इन दिस वर्ल्ड जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों में बंधे हुए होते हैं? और जो जो बात मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ रहा हूँ, मैं उनका भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, डिबेट को ज़रा ओपन करना चाह रहा हूँ कि एक तरफ जिस तरह भी अहमद ने बात की, देखें जो इकनॉमिक असेसमेंट है वो ये है चिश्ती साहब कि ईरान 30 साल पीछे चला गया है। यानी आज अगर ईरान खुल जाए तो इट विल टेक 30 ईयर्स टू रिकवर फ्रॉम दिस वॉर। मैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी और डेवलपमेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो 30 साल ईरान पीछे चला गया और इससे पहले भी ईरान जो था वो होम ग्रोन प्रोडक्ट्स पर रिलाई कर रहा था, सैंक्शंस थी उसके ऊपर बहुत सारी। एक तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो बात कर रहे हैं मलिक साहब के प्रॉक्सीज, लेट मी ओपनली से दिस, जाहिर है ईरान और मिडल ईस्ट की एक दूसरे के साथ प्रॉक्सीज चलती हैं जो एक दूसरे को वो करते हैं। तो उनका ये ख्याल है कि ये डिफरेंट कंट्रीज में प्रॉक्सीज यूज़ करते हैं, इसलिए हम इनको इनके खिलाफ, मिडल ईस्ट का जो डिफरेंस है विद ईरान, एक ही रीज़न है कि वो प्रॉक्सीज यूज़ करते हैं वहाँ पे अगेंस्ट इसराइल और दूसरी कंट्रीज़ के भी। तो अब इसको भी आप जहन में रखें, तो क्या ये कंप्लीट पैकेज नहीं होगा या ये सिर्फ यही होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए, अमेरिका और इसराइल और ईरान एक दूसरे से राजी हो जाएं, या मिडिल ईस्ट को भी कोई गारंटी ऐसी चाहिए होगी ताकि वो भी जो एक एनिमिटी चल रही थी कुछ अरसे से वो फिर लॉन्ग टर्म पे उसका कोई सोल्यूशन निकल सके? योर टेक ऑन। जी भाई साहब, बिल्कुल आपने जो पहला सवाल किया या पहला पोर्शन था वो ना न्यूक्लियर इनरिचमेंट वाला। देखिए, ईरानी लोग, चाहे वो, इसमें कोई शक नहीं है, जैसे अहमद साहब भी कह रहे थे कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है, इकोनॉमिक हुई है, मिलिट्री हुई है, और जाहिर है सिर्फ विल पे तो आप नहीं लड़ सकते जब तक आपका स्ट्रक्चर इतना तबाह हो जाए। तो ईरान ने भी एक न्यू फाउंड, एक तरफ उसको लिवरेज मिला है, लेकिन ईरान को अपनी लिमिटेशन भी पता है कि वो ये नहीं कर सकता कि और 40 दिन की जंग बर्दाश्त कर ले, 20,000 खुदा न खास्ता और अटैक बर्दाश्त कर ले। ऑब्वियसली उसकी लिमिटेशन है। अमेरिका की अभी भी कैपेसिटी है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि ये सिर्फ अटैक से आगे अब सोचना पड़ेगा, लीवरेज कितना लेना है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये नहीं होगा जैसे अगर 40 दिन में नहीं हुआ कि जिस तरह कॉम्प्रोमाइज, सरेंडर, सीज फायर, हाथ खड़े कर दे ईरान, वो मुझे लाइकली नहीं लगता। मैं उस सेंस में कह रहा था न्यूक्लियर एनरिचमेंट का ईरानी लोग और हुकूमत पर्टिकुलरली बिल्कुल हक बजाने में, ये पूछने में, वो मैं आपके व्यूअर्स को भी रिफ्रेश कर देता हूं कि 2015 में जो एग्रीमेंट हुआ था JCPOA, 1.5 साल एक्सटेंसिव मुज़ाकरात हुए थे। कहा जाता है कि 6 साल से बिहाइंड और ट्रैक 2 पे चल रही थी, मुज़ाकरात चल रहे थे। जब वो 1.5 साल एक्सटेंसिव होने के बाद जब 15 में हो गया JCPO, तो हम क्यों भूल जाते हैं कि 8 टन न्यूक्लियर एनरिच मटेरियल ईरान ने रूस के हवाले किया था, कैस्पियन सी के रास्ते से। 8 टन। अब 440 की बात हो रही है, ये 18 गुना उस वक्त ज्यादा मटेरियल दिया गया था। तो वो जाहिर है पूछने में, हक बजाने में है कि जनाब, हमने जब उस वक्त इतना कॉम्प्रोमाइज किया था तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2015 में एग्रीमेंट को 2016 में आके क्यों सस्पेंड कर दिया था 3 साल बाद? तो फिर टेक होम ईरान का क्या? ईरानी हुकूमत को भी ये क्लियर है ऑन दिस मैटर, लास्ट पॉइंट ऑन दिस सब्जेक्ट, ईरानी हुकूमत को भी क्लियर है कि ये जो 440 फेमस टनेज है, ये तमाम की तमाम वाहिद लीवरेज है, जो बहुत बड़ा लीवरेज है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ तो अब न्यू फाउंड है ना, एक और डेवलपमेंट हुई है कि तो आई थिंक कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो प्रॉक्सी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, न्यूक्लियर रिच, मेरा ख्याल है डेफिनेटली ये पैकेज वाइज ही होगा। ये नहीं होगा कि स्टैंड लोन एक सेगमेंट को पहले एड्रेस कर ले उसको। हाँ, ये डिफरेंस जरूर आ रहा है अमेरिका और ईरान के अंदर के ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में फर्क है। ईरान चाहता है कि 440 की पहले बात ना की जाए, स्टेट ऑफ, अमेरिका चाहता है पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलो, और जाहिर है, और न्यूक्लियर एनरिचमेंट पहले दो, उससे भी पहले दो। यानी वो सीक्वेंशियल अमेरिका चाहता है कि पहले न्यूक्लियर की बात करो, फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात करो। ईरान को क्योंकि न्यू फाउंड लीवरेज स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से मिली है, तो वो कहता है पहले उस पे बात करो जिस पे बाकी रिलेटिवली दूसरी साइड कमजोर है, जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है। तो आई थिंक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में फर्क है, लेकिन होगा ये पैकेज ही जब भी हुआ। ये देखना पड़ेगा कि किसके ने किसको जरा कॉम्प्रोमाइज ज्यादा करवाया है, कौन ऑप्टिकली अपने लोगों को बेहतर कहने की पोजीशन में है कि हम जंग जीते हैं। ओके, हाँ, ऑप्टिकली वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखें, ये ज़ाहिर है बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इस पर तो काफ़ी घंटों बात हो सकती है, हमारे पास टाइम लिमिटेशंस हैं, वरना एक एक पॉइंट से कई पॉइंट्स निकलते हैं। अब एक तरफ जो अभी अहमद भी बात कर रहे थे, मैं किसी हद तक इस बात को मानता हूँ कि अभी भी इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में भी अमेरिका की एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, और फिर जो उसका एनिमी है, यानी उसका जो सबसे बड़ा राइवल है वो चाइना है। ऑब्वियसली चाइना अभी तक 2035 पॉलिसी पर है, नो कन्फ्रंटेशन, नो वॉर, नो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, नो बूट्स ऑन ग्राउंड। सो अमेरिका के पास ये स्पेस है इस वक्त अहमद, जिसकी वजह से अमेरिका अभी तक वो मार्जिन इंजॉय कर रहा है, वो स्पेस इंजॉय कर रहा है। वरना हमने देखा है
कई कंट्रीज टकरा गई एक दूसरे के साथ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पावर्स इमर्ज हुई, उन्होंने एक दूसरे को टफ टाइम दिया, उसमें अमेरिका सर्वाइव करता ही गया, लेकिन दूसरे कंट्रीज फारे हो गए। लेकिन हैविंग सेड दैट, लेकिन एक चीज़ तो ये हुई है, मैं अहमद, ये आपके पास भी सवाल लाऊंगा, पहले मैं मलिक साहब के पास ले जाना चाहता हूँ कि एक तरफ ठीक है कि अमेरिका बहुत पावरफुल है, उसकी इकॉनमी, उसकी मिलिट्री माइट, सब कुछ, लेकिन जो बात चिश्ती साहब भी कर रहे हैं कि विल टू फाइट और जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन को ईरान ने कैश किया है या कैपिटलाइज किया है, वो अभी हर कंट्री नहीं कर सकती। यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज आउट ऑफ नोवेयर, वो सिलेबस में था ही नहीं और आ गया, और अब वो एक ट्रबल बन गया। ब्लॉकेड ओवर ब्लॉकेड चल रहे हैं, और फिर इस स्टेज पे अमेरिका ये तो तस्लीम करना पड़ेगा कि बेशक अमेरिका बॉम्ब कर दे, न्यूक्लियर बॉम्ब कर दे, ईरान पे कुछ भी कर दे, लेकिन जो टारगेट वो विद इन वीक 4 डेज हासिल करना चाहता था, उसकी जैसी पावर अब ये रियलाइज नहीं कर सकी कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में जहाँ पर बैकअप में भी फोर्सेस लगी होती हैं, ईरान के साथ भी कई एडवर्सरीज बैकअप में अमेरिका को टफ टाइम दे रही हैं, सो वो उसकी वॉर को 40 डेज पे ले जाएंगी और फिर कुछ चीज़ों को अनसर्टन भी कर देंगी। मलिक साहब, योर टेक ऑन। जी देखिए, अब ये तो एक परसेप्शंस की बात है। आप कैसे देख रहे हैं, मैं कैसे देख रहा हूँ, दूसरे दोस्त कैसे देख रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र में तो ईरान जो है वो इन ऑल रिस्पेक्ट्स, यू नो, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि वो इनफ्लेक्सिबल हैं, आई थिंक देयर ऑन द लूजिंग एंड, क्योंकि उनकी उनकी कंट्री ऑलरेडी 47 साल से सैंक्शंस में है। एक यू नो, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जैसे ही आप अब ये कहते हैं ना कि हमला हुआ है उनके ऊपर, आपको याद होगा जब ये रेवोल्यूशन आया था तो सबसे पहले रेवोल्यूशन के बाद अमेरिकन एम्बेसी पे उन्होंने हमला किया था। एक एंटी अमेरिकनिज्म की आगाज़ तो वहीं से हुआ, फिर उसके बाद उस वक्त से चलता चल रहा है ये मसला, और उसके वक्त से लेकर आज तक पहली बात तो वो सैंक्शंस में फंसे रहे, फिर जंग में फंसे रहे, फिर अभी खलीजी ममालिक को अपना दुश्मन बना लिया। पूरी 57 ममालिक हैं आपके मुस्लिम दुनिया के। मुझे आप बताइए कि अगर पाकिस्तान एक मीडिएशन को एक साइड पर रख दीजिए, कौन इनके साथ खड़ा हुआ है? तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी हद तक भी ये कह सकेंगे कि दे हैव सक्सीडेड इन एनीथिंग। ऑफ कोर्स ये ज़रूर है कि उन्होंने रेजिस्ट किया है किसी हद तक, लेकिन दूसरा रास्ता, हम हमेशा आपके प्रोग्राम में ये बात कहते हैं कि देखिए, दे हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपने मुल्क को ग्रोथ की तरफ लेकर जाने की। अगर वो ये रास्ता बदलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं, कमिटी ऑफ नेशंस का हिस्सा बनते हैं, वो अपने इकोनॉमिक पोटेंशियल को रियलाइज़ कर सकते हैं, वो अपनी सैंक्शंस को लिफ्ट करवा सकते हैं, उनके जो असासे मुंजमद हैं वो उनके रिलीज़ हो सकते हैं। अगर आप एक इकोनॉमिक पावर बन जाते हैं इस खित्ते की, तो फिर आपके साथ क्यों लोग दुश्मनी करेंगे? पहली बात, ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप सिर्फ हमला करके या आप जो है वो एक मिलिट्री अपने आप को जंग की हालत में रख के ही आप कामयाबी की तरफ जाएं। आप अपने आप को इकोनॉमिक पावर भी बना सकते हैं। पाकिस्तान बहुत सिंसियरली ये कोशिश कर रहा है इस हवाले से कि इस चीज़ को रियलाइज़ करवाया जाए। मुझे नहीं पता कि हमारी काविशें किस हद तक कामयाब होंगी, या इस हद तक तो ज़रूर हुई हैं कि एक सीज़ फायर है यहाँ पे। मुझे लगता ये है कि देखिए, जैसे कि तमाम लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे कि जंग रास्ते मसले का हल नहीं है। जंग भी हो चुकी, अगर मज़ीद भी होती है तो एट द एंड ऑफ द डे फिर दोबारा आपको मुज़ाकराती मेज़ पे आना पड़ेगा। तो आई थिंक एक बहुत बड़ी जो सोच है मेरी नज़र में ईरान के अंदर भी है, क्योंकि वहाँ पे भी आप जानते हैं IRGC का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी जो सिविलियन लीडरशिप है उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन बहुत लोग ये समझते हैं कि आई बिलीव कि अपना हुर्मुज़ को ओपन होना चाहिए। यानी ये जो फ्यूचर कह रहे हैं कि हम इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करेंगे, दिस इज अ नॉन स्टार्टर इन माय ओपिनियन। अगर आप इस तरफ जाएं, एक तो मलिक साहब, इस वक्त मेरी पोजीशन तो मैं एंकर कर रहा हूं, तो इसलिए मेरी पोजीशन ज़रा एनालिस्ट वाली नहीं है, तो मैं अपने बहुत सारे आर्गुमेंट्स जो है वो रिजर्व रखकर जो है वो सवालात कर रहा हूँ, बिकॉज क्वेश्चंस करने से हमारी डिबेट का मकसद सिर्फ ये होता है उस क्वेश्चन से हम आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए लोगों को पिक्चर थोड़ी क्लैरिटी दें कि हो क्या रहा है। और मेरा मानना भी यही है कि एक एंकर को कम बोलना चाहिए, और मेरे पार्टिसिपेंट्स को पता है मैं बड़ा लेस जो है वो इंटरवीन करता हूँ। लेकिन जो मैं इससे पहले बात कर रहा था वो मोस्टली मैं परसेप्शन बेस्ड नहीं, मैं रियलिटी और फैक्ट बेस्ड बात कर रहा था कि ऐसा हुआ है। ये जो कुछ मैं सामने रख रहा हूँ, यानी अमेरिका जो सोच के आया था वो नहीं हो सका। ईरान भी थोड़ा सा, ईरान इज आस्किंग फॉर टू मच, और अमेरिका ईरान को अंडर एस्टिमेट कर रहा था। उसका ये ख्याल था कि हम जाएंगे और छा जाएंगे और विद इन डेज ये काम खत्म कर देंगे। They were getting prepared, Iranis were getting prepared for last 40 years. I am not supporting their war कि उनको ये करना चाहिए था, वो तो कहते हैं हम पे इम्पोज किया। मेरा मानना ये कि ईरानी दे आर आस्किंग फॉर टू मच, और अमेरिकन इनको बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, जिसकी वजह से पूरा रीजन बल्कि दुनिया डिस्टेबलाइज हो गई है इकोनॉमिकली भी, और एक अजीब सी अनसर्टेनिटी इस वक्त जो है वो दुनिया के अंदर मौजूद है। चाहे आप किसी भी मुल्क में चले जाएं तो किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा कि अब होना आगे क्या है। उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा था। बाकी जो आप पॉइंट रेस कर रहे हैं मैं एग्री करता हूं, मैं कई दफ़ा शो में कह चुका हूं कि IRGC का ज़ाहिर है वहाँ बड़ा इन्फ्लुएंस है, और ईरान के अंदर जब फर्स्ट ईयर लीडरशिप
सेकंड ईयर लीडरशिप। हम अक्सर ये बात करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम ब्लेस्ड हैं बीइंग पाकिस्तानी, कि हमारी मिलिटरली इतने स्ट्रांग हैं कि हमारी पॉलिटिकल क्लास हो या मिलिट्री क्लास हो, अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी कन्फ्रंटेशन में या वॉर में वो सेफ भी रहें, वो प्रोटेक्टेड भी रहें। और जब आपकी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ख़त्म हो जाती है तो फिर उसके बाद जो है वो जो सड़कों पे होता है मुल्कों के अंदर, वही हमें इसकी रिफ्लेक्शन दिख रही है। लेकिन चूंकि उनका तो एग्जिस्टिंग सिस्टम था ईरान का, उनका एक सिस्टम इस तरह का है जहाँ डिसेंट्रलाइज किया हुआ उन्होंने पावर को, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। बट ये आई अंडरस्टैंड कि टॉप टीयर लीडरशिप के चले जाने के बाद डिसीजन मेकिंग किस तरीके से होती है, कि वो भी अमेरिका को उस तरीके से नहीं समझ पा रहे जो उसकी पावर है, और ना ही अमेरिका उनको जो है वो समझ पा रहे हैं उन्होंने स्ट्रेटेजिकली अमेरिका को कहाँ फंसाया है। मेरे नज़दीक ये मामला कुछ इस तरीके से है जिसके से दुनिया फंसी हुई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।